बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। जी, तो आप सब अपनी बुक्स निकाल ले, ठीक है, और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। आप लोगों ने एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो नोट करना है, ठीक है। स्टिकी नोट्स के ऊपर या अगर बुक के ऊपर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो बुक के ऊपर नोट करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने होमवर्क किया है। मैं इतना श्योर हूँ कि गर्ल्स ने किया होगा, ठीक है, और बॉयज का मुझे इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग भी किया करें, ठीक है। आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन, अपने डायग्राम, इन चीज़ों पे फोकस किया करें, क्योंकि जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं और एग्जामिनर चेक करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे एक चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो होमवर्क मस्ट किया करें आप लोग। अच्छा, तो आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। कल हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, वैक्यूल के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम, वैक्यूल, बोथ ऑफ दीज आर द ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल, ठीक है, दोनों जो है वो सेल के ऑर्गेनेलीज है। और इसका काम क्या है, इसके डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो है वो डिफरेंट मटेरियल स्टोर करता है, इसके अंदर वाटर भी होता है, ठीक है, इनके अंदर मटेरियल स्टोर होते हैं। और लाइसोसोम का क्या काम है कि लाइसोसोम जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो हम फूड मटेरियल ले रहे हैं तो इसकी डाइजेशन भी ज़रूरी है, ठीक है, जिस तरह कल मैंने फुल डिटेल से आप लोग को समझाया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस के बारे में। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं जनरल सा आइडिया दे दूं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विजिबल पार्ट ऑफ अ सेल इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ये सेल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे विजिबल पार्ट है, यानी दिखाई देने वाला पार्ट है। यहाँ पे एक बात आ रही है इम्पोर्टेंट की, ठीक है, इधर जो है एकदम आ रहा है इम्पोर्टेंट की। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस जो है, जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी की एग्जांपल ले ले तो हमारी बॉडी में जो है वो ब्रेन हमारी सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल को ले ले तो सेल के जो सारे फंक्शंस हैं तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। अगर हम अपनी ब्रेन की एग्जांपल ले ले तो अगर हम चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, या हम जो है वो पढ़ रहे हैं या कोई चीज मेमोराइज कर रहे हैं तो वो किस वजह से, वो ब्रेन की वजह से, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है वो जो फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं वो किसकी वजह से, वो ब्रेन की वजह से। इसी तरह अगर सेल कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो किसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस की वजह से। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस एक सेल के लिए क्यों जरूरी है। न्यूक्लियस सेल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो तो सारा सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, कभी कभार किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि सारी बॉडी के पार्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज्ड का मतलब कि फंक्शन जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और जब फंक्शन स्टॉप हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। तो इसी तरह न्यूक्लियस का सेल के अंदर क्या फंक्शन है ये तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, व्हाई दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। तो इसको हम लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि लाइक हमारी बॉडी में जो है वो ब्रेन काम करता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस काम करता है। इसके अलावा हम इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में, 1833 में, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। इसके अलावा अगर इनकी हम लोकेशन देख ले तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर आप लोग जो है वो डायग्राम्स निकाल ले बुक पेज 71 पे जो है, ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि
एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में मौजूद है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पे मौजूद है। प्लांट सेल के सेंटर को जो है वो ऑक्युपाई किया है वैक्यूल ने, और एनिमल सेल के सेंटर में जो है वो वैक्यूल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे मौजूद है और इनके सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये तो इनकी लोकेशन हो गई, ठीक है। प्लांट सेल में ये साइड पे है, साइड पे ये पुश हुआ है, और एनिमल सेल में ये कहाँ पे है, एनिमल सेल में ये जो है ये सेंटर में है। In mature plant cell, it is pushed to the side due to the presence of large central vacuole. फिर इनके पार्ट्स आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस जो है दिस इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस करेंगे। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं तो कुछ ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, मतलब उनकी आउटर बाउंड्री सिंगल थी, कुछ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे। अब अगर हम न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके जो मेम्ब्रेन है वो डबल होते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज अ ग्रेन्युलर मैट्रिक्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है, जिसको मतलब फ्लूइड सा पार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस है, इट इज स्मॉल राउंड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, ये राउंड बॉडी है। आप लोग का बुक पे 79 पे है, रेड कलर की बॉडी दिखाई है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है दिस इज अ राउंड बॉडी एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल है, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है इट इज thread like network inside the nucleus is called chromatin material। thread like network है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इसको chromatin material कहते हैं। chromosomes are formed from chromatin। अब जो chromosomes बन रहे हैं वो कहाँ से बनेंगे, वो chromatin से बनेंगे। the chromosomes are more visible in a dividing cell। in non-dividing cell, chromosomes are in the form of network or fine threads known as chromatin network। In species, the number of chromosome is constant, like in human, chromosome number is 46, radish chromosome number is 18, and onion the number of chromosome is 16। तो चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस याद रखिए दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ सेल, ठीक है। ये विजिबल होता है, ये हमें दिखाई देता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इसके बगैर कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ सेल। अगर हम एनिमल सेल को देख ले तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में है, और अगर हम प्लांट सेल को देख ले तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे है, वो साइड पे है, क्योंकि इनके सेंटर में क्या मौजूद है, वैक्यूल मौजूद है। इसके अलावा अगर इनके हम पार्ट्स को देख ले तो न्यूक्लियस जो है दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब कि मेम्ब्रेन को किसने जो है वो क्या किया है, फोल्ड किया है, किसके अंदर ये सारे पार्ट्स मौजूद है, तो वो एनवेलप है। एनवेलप की सिंपल मीनिंग है कवरिंग। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। फिर इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ ग्रेन्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है, यानी इनका फ्लूइड पार्ट है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन मटेरियल है, तो क्रोमेटिन मटेरियल अगर आप लोग डायग्राम में देख ले तो ये थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दागी की फॉर्म में होते हैं। इसका काम क्या है, मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि जब सेल डिवीजन होती है तो हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब सपोज मेल का सेल है या फीमेल का सेल है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होता है। मेल के सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, फीमेल के सेल में भी 46 क्रोमोसोम है। जब भी डिवीजन होती है, डिवीजन का मतलब कि एक सेल दो में डिवाइड होता है, तो जब 2 में डिवाइड होता है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है तो वो भी डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम ने सेल में मस्ट जाना है। क्रोमोसोम ने क्यों जाना है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर वही फैक्टर्स मौजूद है जो कैरेक्टर को पेरेंट से
बच्चों में ले जाएंगे। अब बच्चों के आंखें हैं, उनके कान बन रहे हैं या उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, तो असल में वही जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इनकी फॉर्मेशन के लिए। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर वो फैक्टर्स मौजूद है, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ये जीन्स जो है ये जाएंगे आगे, ट्रांसफर होंगे, तभी करेक्टर जो है वो आगे ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से बच्चों में। अब क्रोमोसोम ने क्या करना है, क्रोमोसोम ने डिवाइड होना है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती तो क्रोमोसोम जो है ये इनविजिबल फॉर्म में होता है। इनविजिबल फॉर्म का ये मतलब है कि ये मतलब क्रोमोसोम का जैसे स्ट्रक्चर है, जिस तरह इनका सेंट्रोमेयर है, जिस तरह इनका क्रोमेटिड है, ठीक है, तो उस तरह वो नहीं होता, मतलब विजिबल नहीं होता। इस ये विजिबल कब बनता है, जब डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमोसोम भी विजिबल हो जाता है। जब डिवीजन नहीं होती तो ये किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। देखिए क्रोमेटिन मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का जो शेप है या क्रोमोसोम का जो बिल्कुल परफेक्ट हमें विजिबल नजर आ रहा है, वो एज सच हमें नजर नहीं आता। हमें ऐसे नजर आएगा कि ये बस बिल्कुल दागा है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, क्रोमोसोम में। इधर आप लोग के लिए मैं फ्लो शीट सा बना रही हूँ कि बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन, देखिए जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होती तो ये क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये असल में क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन ये विजिबल नहीं होते, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स ही होते हैं लेकिन ये विजिबल नहीं होते। ये कब विजिबल होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब बिफोर सेल डिवीजन है तो बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम किस फॉर्म में होंगे, शाबाश बता दी, बिफोर सेल डिवीजन क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होगा, ये क्रोमोसोम में तब कन्वर्ट होगा जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, ये देख लीजिए, इधर मैं मेंशन कर रही हूँ। ड्यूरिंग बिफोर सेल डिवीजन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, while after cell division the chromatin material convert into chromosome during cell division। अब क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इनके दरमियान ये डिफरेंसेस है कि देखिए क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में नहीं होता, जिस तरह क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं, उनके बाजू होते हैं, और इसके अलावा जो है इनका सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, तो इसी तरह क्रोमेटिन मटेरियल का नहीं होता। क्रोमेटिन मटेरियल आप लोग को ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरह ये न्यूक्लियस के अंदर दागे से है। आप लोग को ये क्रोमोसोम तो दिखाई नहीं दे रहे ना, ठीक है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी तो यही दागे, यही इरेगुलर शेप जो है ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस प्रॉपर शेप को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं ना कि क्रोमोसोम जो है ये कहाँ पे मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है। सेल के अंदर किस चीज के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद है। याद रखिए कि क्रोमोसोम्स का लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल विद इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है ये मोर विजिबल है डिवाइडिंग सेल में। अब जाहिरी बात है सेल डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम विजिबल होंगे, मतलब हमें इनका प्रॉपर शेप दिखाई देगा, ठीक है। जब हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर लेंगे तो वहां पर विजिबल और नॉन विजिबल फॉर्म आप लोग को डायग्राम में दिया है, तो वहां पर आप लोग को मैं बिल्कुल क्लियर करवा दूंगी कि कैसे जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल कौन से है और क्रोमोसोम कौन सा है। क्रोमेटिन मटेरियल में आप लोग को सिर्फ दागे नजर आएंगे, उसमें एज सच क्रोमोसोम का कोई शेप नहीं होगा। तो अगर अच्छा मैं आप लोगों से अब एक क्वेश्चन कर लूं कि अगर मेरे पास 2 सेल्स है, एक डिवाइडिंग सेल है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, क्रोमोसोम जो है वो डिवाइडिंग सेल में होगा या नॉन डिवाइडिंग सेल में, क्रोमोसोम जो है ये विजिबल कहाँ पे होगा, डिवाइडिंग सेल में होगा, ठीक है। अब सपोज मैं आप लोग को कहूँ कि क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम का जो विजिबल फॉर्म नहीं है तो वो डिवाइडिंग सेल में होगा या नॉन डिवाइडिंग सेल में, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, नॉन डिवाइडिंग सेल में। अच्छा, फिर इसके बाद क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स, नाउन इज क्रोमेटिन नेटवर्क। जब क्रोमोसोम जो है वो इरेगुलर और थ्रेड्स की फॉर्म में होता है तो इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं।
जब ये इरेगुलर शेप में होता है, ये थ्रेड्स की फॉर्म में होता है, ये विजिबल नहीं होता, तो इस फॉर्म में इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं और ये उस सेल में होता है जो डिवीजन शो नहीं करता। अब एक सेल है वो डिवीजन शो कर रहा है तो क्रोमोसोम वहां पे विजिबल होगा, इनके प्रॉपर क्रोमेटिड्स होंगे, इनका प्रॉपर सेंट्रोमेयर होगा, मतलब इनके प्रॉपर बाजू होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोग को उसका बिल्कुल डायग्राम दिखाया था, तो उसको याद करें कि क्रोमोसोम का कैसे स्ट्रक्चर था। इसके अलावा इन स्पीशीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट, इन ह्यूमन 46, रेडिश 18 एंड ओनियन 16। याद रखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट कैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन में 46 से ज्यादा हो गई तो एबनॉर्मेलिटी आएगी, 46 से कम हो गई तब भी एबनॉर्मेलिटी आएगी। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ज्यादा होंगे एबनॉर्मेलिटी आएंगी, कम होंगे तो भी एबनॉर्मेलिटी आएंगी। तो इसके बाद अगर हम डीएनए को देख ले तो जिस तरह क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इसी तरह डीएनए भी। इसका लोकेशन मैं आप लोग को वर्बली बता रही हूँ, आप लोग मेरी जो है वॉइस पे फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। देखिए सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो है फिर डीएनए है और प्रोटीन्स है, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह एक सीरीज सी आ जाती है, मैं ये सीरीज इधर जो है वो अब फ्लो शीट के फॉर्म में आप लोग को दिखा रही हूँ। सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है ये 2 फॉर्म्स में होते हैं। अगर क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन कि क्रोमोसोम विजिबल है। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर फिर क्या है, डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर याद रखें, इनकी लोकेशंस को जहन में बिठा दें। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और डीएनए है और प्लस प्रोटीन्स हैं। अब कौन सी प्रोटीन्स है जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, तो इधर मैं पैरेंथेसिस में लिख रही हूँ, प्रोटीन की तो डिफरेंट काइंड्स है ना, हिस्टोन है, केराटिन है, कोलिगेंस है। तो अब इधर जो है क्रोमोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन्स है, तो क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। याद रखिए क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो इट्स मीन collectively we say that DNA and protein is present inside the chromosome, chromosome present inside the nucleus and nucleus present inside the cell. मोस्टली मुझसे बच्चे इसके बारे में पूछते हैं कि मैडम डीएनए किधर मौजूद है, प्रोटीन्स किधर मौजूद है, क्रोमोसोम किधर है, तो आप लोग को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप को अगर हम देख लें तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये न्यूक्लियस का सबसे आउटर रीजन है, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जिस तरह आप लोग कहते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है और न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम थिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वी कैन से न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम थिंग। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं। फिर न्यूक्लियर एनवेलप के बाद मैट्रिक्स आ जाता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर इसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल्स आ जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। फिर इसके अंदर डीएनए है, प्रोटीन्स है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस मैंने आप लोग को क्या बताया था कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है वो क्या है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर देखिए डीएनए मौजूद है, यानी डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। In prokaryotes, the chromosome is made up of DNA only and is submerged in the cytoplasm. अब हमारे पास प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले आए हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो इसमें जो है जो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसके क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए होगा और वो सबमर्ज्ड होगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें
यानी हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद आए हैं, तो उनके न्यूक्लियस में डीएनए प्लस आरएनए दोनों मौजूद होंगे, क्योंकि ये ट्रू ऑर्गेनिज्म है। मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर हम ह्यूमन यानी अपनी एग्जाम्पल ले ले, वी आर यूकैरियोट, इस तरह एनिमल जिराफ की एग्जाम्पल ले ले, एलिफेंट की एग्जाम्पल ले ले, तो ये क्या है, यूकैरियोट्स है। और अगर हम बैक्टीरिया की एग्जाम्पल ले ले या इसके अलावा पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, तो ये प्रोकैरियोट्स है और हम यूकैरियोट्स है। तो देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के दरमियान अच्छे खासे डिफरेंसेस है। ठीक है, हमारी बॉडी काफी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया बॉडी। बैक्टीरिया बॉडी तो हमारी तरह नहीं है ना, तो वहां पे या सिर्फ डीएनए होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बारे में हमने ये भी सुना है कि आफ्टर 20 मिनट्स बाद ये क्या शो करता है, डिवीजन शो करता है। हर एक 20 मिनट्स बाद इनकी क्या होती है, डिवीजन होती है। तो इट्स मीन कि डीएनए मौजूद है। देखिए डिवीजन के लिए डीएनए का होना जरूरी है, क्रोमोसोम का होना जरूरी है। अगर किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम ना हो, डीएनए ना हो, जीन्स ना हो, प्रोटीन्स ना हो, तो फिर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, याद रखें। ठीक है ना। तो अगर बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन वहां पे क्या मौजूद होगी, डीएनए जो है मौजूद होगी। फिर इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़े तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेल, इज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस जो है ये इज अ हार्ट काम करता है, ठीक है, सेल के लिए। जिस तरह हमारा हार्ट, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है ना, अगर सपोज हमारा ब्रेन डैमेज हो जाए या खुदा न खास्ता हार्ट डैमेज हो जाए तो हमारी सारी बॉडी क्या हो जाती है, मतलब डेथ भी कास्ट हो सकती है। हार्ट का क्या काम है, हार्ट फेल हो जाता है तो इससे तो बस बंदी की डेथ कास्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह जब सेल से न्यूक्लियस को निकाल ले या न्यूक्लियस को जो है वो हम मतलब सेल की एक्टिविटीज में, इनकी फंक्शंस में हम न्यूक्लियस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूक्लियस प्ले अ वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शंस ऑफ अ सेल, क्योंकि सेल की पूरी डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस से होती है। डिवीजन का होना जरूरी है, इससे जो है वो जनरेशन्स आगे बढ़ते हैं, नई नई जो है वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बच्चे बनते हैं। क्योंकि अगर सपोज एक सेल है वो डिवीजन नहीं कर रहा, तो वो सेल जो है वो ग्रो करेगा, फिर उसकी एजिंग होगी और बाला आखिर वो सेल वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक सेल है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर खुद वो सेल खत्म हो गया तो बाकियों को तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है, मतलब जनरेशन तो आगे बढ़ रही है। तो असल में न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज। फिर इसके बाद न्यूक्लियस आल्सो कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं। ये आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू टर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी मटेरियल? देखिए जब भी हम जेनेटिक्स की साइड पे जाते हैं ना, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट ब्रांचेस पढ़े हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। जब भी हम जेनेटिक्स के साइड पे जाते हैं तो हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि करेक्टर पेरेंट से बच्चों में कैसे ट्रांसफर हो रही है, हाउ द करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग। तो फिर हम यही चीजें पढ़ते हैं कि या तो बच्चा अपने पेरेंट की तरह होगा और या अपने पेरेंट से डिफरेंट होगा। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट की तरह हो तो इसको हम मुशाबिहत कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं, या हम जो है इनको कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो तो इसको हम सिंपल मीनिंग में डिफरेंसेस कहते हैं, ठीक है, या हम वेरिएशन कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से जो है वो वेरिएशन शो कर रहा है। तो अगर आप लोग किसी न किसी करेक्टर में अपने पेरेंट्स की तरह है तो इट्स मीन के रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम सेल ऑफ द पेरेंट टुवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग। जब भी रिप्रोडक्शन होती है, जब भी क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, तो क्रोमोसोम अपने साथ बच्चों में वो जीन्स ले आते हैं। जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, वो जीन्स ले आते हैं जो असल में इन करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉडी में डिफरेंट जीन्स होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये जीन जो है ये पेरेंट्स से बच्चों में कौन ले आता है, ये ले आता है क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। जब क्रोमोसोम की डिवीजन होती है और क्रोमोसोम के क्रोमेटिड जो है वो डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑफस्प्रिंग क्या है, डॉटर सेल क्या है। मुझसे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भी किया था, व्हाट इज मीन बाय डॉटर सेल।
तो मैं सिंपल वर्ड्स यूज कर लेती हूँ कि मतलब बच्चों की बात हो रही है कि जो है बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है, ये जो न्यू बर्थ हो रही है, ठीक है, बच्चे बन रहे हैं, तो ये करेक्टर ट्रांसफर हो रही है। तो जब करेक्टर ट्रांसफर हो रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो करेक्टर को ट्रांसफर करने वाला है, वो कौन है? वो न्यूक्लियस है। मेन डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस से होती है। अब सपोज मैं, चलिए एक सिंपल एग्जांपल आप लोग को दे देती हूँ कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल तो लिविंग है, अगर लिविंग है तो इट्स मीन कि सेल की डेथ जो है वो कास्ट हो सकती है। देखिए, जो चीज लिविंग हो तो उसकी डेथ भी होती है, जो नॉन लिविंग हो उसकी डेथ नहीं होती। डैमेज हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम डेथ का वर्ड यूज नहीं कर सकते। बट इफ अ थिंग इज लिविंग देन वी कैन से डेथ, डेथ जो है वो इसकी हो सकती है। अब अगर सेल लिविंग है तो इट्स मीन कि इनकी डेथ हो सकती है। एक सेल है वो डिवाइड नहीं हो रहा, वो जो है वो अपने जैसे दूसरे सेल्स नहीं बना रहा, तो लास्ट में वो सेल वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज इस पूरी यूनिवर्स में एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा, उनकी जनरेशन आगे नहीं जा रही, तो वो ह्यूमन क्या करेगा कि उसकी एजिंग हो जाएगी, फाइनली उनकी डेथ कास्ट हो जाएगी और बस किस्सा खत्म। ठीक है, तो अब सेल जो है ये क्या शो कर रहा है? रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। डेट्स वाई वी कॉल डेट न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल, क्योंकि इसके जरिए सेल जो है वो अपने जैसी दूसरी सेल्स बनाते हैं, इनकी जनरेशन आगे जाती हैं, नए सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है डायग्रामेटिकली आप लोग को मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी कि ये जो देखिए बाहर आप लोगों को कवरिंग से नजर आ रही है, ये जो कवरिंग नजर आ रही है असल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल है, सपोज मैं ले लू कि एक पूरा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। लाइक अगर मैं बात करूं कि ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के मिड में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, एनिमल सेल के बिल्कुल मिड में जो है वो मौजूद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो फर्स्ट रीजन है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो है वो इस तरह का राउंड शेप स्ट्रक्चर है, इनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर न्यूक्लियोलस के बाद जो फ्लूइड सा पार्ट है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स है तो इसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और क्रोमेटिन मटेरियल नॉन डिवाइडिंग सेल में जो है वो थ्रेड्स की फॉर्म में होगा, और डिवाइडिंग सेल में ये किस फॉर्म में होगा? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम की फॉर्म में ये क्यों आएगा? क्योंकि इनके सेंट्रोमेयर और इनके क्रोमेटिड्स ने डिवीजन शो करनी है। अब सिंपल इनके थोड़े से फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसका काम क्या है? ये इसको सपोर्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हमारा स्किन एक्सपोज होता तो हमारे स्किन को कितनी डिजीज लगती। ये तो हमारा स्किन है कि ये आउटर कवरिंग है जो हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, इनको एक खास शेप दे रही है। अगर हमारी सारी बॉडी ऑर्गेनलीज एक्सपोज होते तो इन पे जर्म्स लगते, इन पे डस्ट लगता। ठीक है, तो एनवेलप यानी कवरिंग का होना जरूरी है। कवरिंग का मतलब कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारे इंटरनल पार्ट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके बाद आप लोगों को छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? ये इन छोटे 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 पोर्स का क्या काम होगा? इनका काम ये होगा कि अगर इनके अंदर फूड मटेरियल्स है या इनके अंदर दूसरे मटेरियल्स है तो इसने न्यूक्लियस से बाहर भी सिक्रीट होना है, निकलना है। अब कोई चीज बिल्कुल क्लोज तो नहीं होती ना, अगर कोई भी चीज बिल्कुल क्लोज हो तो किस तरह वो बाहर एनवायरनमेंट के साथ अपना कांटेक्ट करेंगी? हमारी बॉडी भी बाहर एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है विद द हेल्प ऑफ विच वन? ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है ना, हमारे स्किन के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद है जिनसे स्वेटिंग होती है। आप लोग को ये ग्लैंड्स एज सच तो दिखाई नहीं दे रहे, फिर कभी कभार किसी की ग्लैंड्स जो है वो बड़े होते हैं तो दिखाई भी देते हैं, लेकिन जब आप लोग के स्किन के ऊपर आप लोग को वाटरी
स्वेटिंग नजर आता है ना, पसीना नजर आता है आप लोग को, मतलब फिर वो बिलीव हो जाता है कि वाकई कुछ है इधर जो है वो फोर्स है जिसकी वजह से ये निकल रही है। तो देखिए बाहर एनवायरनमेंट के साथ भी इसने क्या करना है, कांटेक्ट में रहना है, ठीक है ना। ये जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, उनको उन मतलब वहां पे सिक्रीशन करनी है, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी मटेरियल, क्रोमोसोम या कोई भी फूड पार्टिकल तब निकलेगा जब इनका मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट होगा। इनकी तो आउटर कवरिंग भी है, इनकी बड़ी बाउंड्री इनके आउटर साइड पे मौजूद है। सेल से अगर किसी चीज ने निकलना है तो पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर एनवेलप को क्रॉस करने के बाद किस चीज को क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। और यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल का क्या काम है, तो ऑब्वियसली क्रोमेटिन मटेरियल इज द अनदर फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन्स है, ये क्या शो करेगा, डिवीजन शो करेगा, करेक्टर्स को पेरेंट्स से यानी बच्चों में जो है, यानी ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग जो है वो सिंपल हम कहते हैं उर्दू में कि बेबीज के लिए यूज होता है ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, और FSPRING ऑफ स्प्रिंग। तो ये करेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड्स दी ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद न्यूक्लियोलिस का क्या काम है, न्यूक्लियोलिस जो है ये इसके अंदर फ्लूइड पार्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। फिर इसके बाद जो है क्या है, पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो है थ्रेड की फॉर्म में आप लोग को दिखाया है। जी, तो न्यूक्लियस के बारे में यही कुछ था, ठीक है। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। एनिमल सेल में ये बिल्कुल मिड में है, प्लांट के सेल में ये बिल्कुल साइड पे है, क्योंकि प्लांट के सेल के मिड को ऑक्युपाई किया है किस चीज ने, वैक्यूल ने। फिर इसके पार्ट्स आ जाते हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मटीरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जिस तरह साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म पूरी सेल का जो है वो फ्लूइड पार्ट है, और न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट है तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियोलस है, इसमें भी डिफरेंट रिएक्शंस और मटेरियल है। फिर क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस है, ये राउंड बॉडी है। सेल डिवीजन से पहले क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाता है। फिर इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने कि जब भी डिवीजन होती है तो ये करेक्टर को पेरेंट से कहाँ पे ट्रांसफर करता है, ऑफस्प्रिंग में। तो यहाँ तक जो है हमने सारे ऑर्गेनेलीज कंप्लीट कर लिए। हमने ऑर्गेनेलीज में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिपीट करवा दो कि सेल के अंदर जो है वो सेल का जो फर्स्ट लेयर है वो किस चीज से बनता है, सेल वॉल से बनता है। सेल वॉल की पूरी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी है। फिर सेल वॉल का जो दूसरा लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो फ्लूइड पार्ट है सेल का वो साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस का जो फ्लूइड पार्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ने भी बनना है, सेल लिविंग है, इनके लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क बनाता है, इसके जरिए फूड मटेरियल की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। फिर इसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस का क्या काम है कि ये फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है, इसको वेसिकल के अंदर स्टोर करता है, और फिर ये वेसिकल कहाँ से रिलीज होते हैं, सेल से रिलीज होते हैं। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी फॉर अ सेल, ठीक है। हम जो फूड खा रहे हैं तो उससे जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये रिलीज होती है, जब नहीं चाहिए तो रिलीज नहीं होती। फिर हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। तो राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स ने क्यों बनना है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन से बनी है। फिर हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिड जो है ये प्लांट के अंदर मौजूद है। प्लांट के जो डिफरेंट कलर्स है वो किसकी वजह से है, मतलब फ्लावर का जो है वो पिंक या येलो कलर है, या लीफ का जो है वो ग्रीन कलर है, दिस इज ड्यू टू प्लास्टिड।
इसके बाद साइटोस्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा। साइटोस्केलेटन जो है ये सपोर्ट करता है सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है उनको सपोर्ट दे रही है। फिर सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा। सेंट्रियोल जो है वो सेल के लिए बनाती है सेल स्पेंडल फाइबर, और स्पेंडल फाइबर का क्या काम है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। आप लोग का होमवर्क जो है, आप लोगों ने न्यूक्लियस का बिल्कुल नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। बुक पेज 79 पे है, बुक पेज 79 पर आप लोगों ने न्यूक्लियस का बिल्कुल नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन करें टॉपिक से रिलेटेड अगर है आप लोग के जहन में। अच्छा क्वेश्चन करें आप, कौन है जी? जी दलेर क्वेश्चन करें आप। है सर क्वेश्चन करें आप, है सर। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्वेश्चन करें। मैम ये न्यूक्लियोल जरा डिफाइन करें। न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये सर्कुलर राउंडेड शेप का है। बुक पेज 79 पे रेड कलर का जो रीजन है, न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, ये इनके अंदर मौजूद है। और इसके अंदर क्या होते हैं, टू न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर फूड मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बी लिविंग है, इसको भी फूड मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ये राउंडेड पार्ट है। इनकी फुल, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको फुल डिफाइन करूँ, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल फर्स्ट स्लाइड में इसकी पूरी डिफिनेशन और फंक्शंस फिर लिखवा दूंगी, लेकिन अभी तो मैंने कलेक्टिवली पढ़ा दिया। ओके मैम, थैंक यू। चले, थैंक यू।